स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको इजीली समझने के लिए हमने इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल जंक्शन। थर्ड है सेल डिवीजन। फोर्थ है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। और फाइव्थ है फॉर्म ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और उसके बाद से जो और 4 स्टेप है, उस 4 प्रोसेस है, उसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल क्या होता है? सेल, द सेल हैज बीन वेरियसली defined as the unit of the structure and function in animal and plant. The smallest living unit capable of the independent existence as a small mass of living matter containing a nucleus or nuclear material. तो सबसे पहले सेल क्या होती है? सेल एक यूनिट होती है। सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। एनिमल और प्लांट में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। फंक्शन की जो भी फंक्शन हमारे बॉडी में होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। नेक्स्ट आता है द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और सेल जो होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती है। इसमें किसी भी सेल की एग्रीगेशन की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे पार्ट की जरूरत नहीं होती है। सेल अपने आप में ही एक सेल्फ एग्जिस्टेंस होती है और अपना सारा काम उसी में परफॉर्म करती है, अकेले ही अपना काम परफॉर्म करती है, जो लिविंग स्टेट को मेंटेन करती है। यानी सेल क्या होती है? सेल अपना स्वयं काम, यानी कि सेल्फ कैपेबल होती है। सेल्फ अपना काम जितना भी वर्क करना होता है, जो भी मोटा मेटाबॉलिज्म हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक सेल में ही होता है। और इस सारी प्रक्रिया होने के कारण वो लिविंग स्टेट में होती है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द सेल अगर हम बात करें तो द सेल वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड द नेम्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665 and the first saw living cell by the Leeuwenhoek cell. They theory proposed by the Swan 1839। तो हिस्ट्री ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया था, वो भी कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल जो आती है उसमें उन्होंने डिस्कवर किया था। एंड फर्स्ट आर लिविंग सेल, और लिविंग सेल को फर्स्ट डिस्क्राइब करने वाले थे ल्यूवेनहॉक और उसकी थ्योरी प्रपोज करने वाले थे 1839 में स्वान। ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो क्या दिखेगा, ये चीज समझते हैं। पहला पॉइंट है ऑल द सेल आर द मेड अप ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड viscid granular substance which consist of the water, electrolytes, protein, lipid and carbohydrate। तो अगर सेल की हम बात करें तो सेल किससे मिलकर बना होता है? प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। और प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो द प्रोटोप्लाज्म रिमेन डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर साइटोप्लाज्म एंड द डेंसर इनर न्यूक्लियस सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म देयर इज अ कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। इसमें क्या बोला जा रहा है? प्रोटोप्लाज्म रिमेन डिफरेंशिएटेड एंड आउटर। अब जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का जितना भी पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोटोप्लाज्म एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो एक तो हो गया न्यूक्लियस और एक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म के ऊपर कवरिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं? हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म की जो ऊपर की कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो शायद आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। सेल स्ट्रक्चर के बारे में कैसे क्या होता है। ये टिपिकल एनिमल सेल होती है। इसमें क्या होता है? ये सबसे ऊपर लेयर देखिए, ये सबसे ऊपर लेयर, ये सबसे ऊपर लेयर, इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये इसका पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं? पूरा न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी न्यूक्लियस के अंदर जो ये है वो क्या है? क्रोमेटीन। उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन बोलते हैं। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस में मेंशन नहीं किया गया लेकिन उसको ब्लैक वाला पार्ट को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद से इसी प्रकार से यहाँ पे आ गया लाइसोसोम, यहाँ पे आ गया लाइसोसोम। ये लाइसोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जी बॉडी हो गई,
गोल्गी, ये सेंट्रियोल्स हो गए। यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसपे क्या पोर पाए जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। वैक्यूल, ये टिपिकल प्लांट सेल है। वैक्यूल पाया जाना किसका है, प्लांट का कैरेक्टर होता है। तो प्लांट में दो चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती, तीन चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती है। एक तो सेल वॉल पाई जाती है, आउटर लेयर सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा उसमें से वैक्यूल पाया जाता है, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये तीन चीजें होती है। क्या क्या होता है, तो वैक्यूल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और तीसरा क्या पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, और सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर ये आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होती है। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं सेल कैसे दिखता है। सेल का मेनली स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हमें नेकेड आई से तो सेल दिखेगी नहीं, तो अगर एक सेल क्या होता है, एक फैमिली मेंबर के जैसा होता है। सपोज डेट मान लीजिए हमारे पास एक घर है, तो घर जो हो गया वो हमारा घर हो गया, वो क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और घर को अगर चारों तरफ से हम बाउंड्री कर दें, तो वो एक प्लांट सेल की तरह एक सेल वॉल हो जाएगी, जो उसकी कवरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब घर के अंदर का मेंबर रहते हैं, सभी लोग मेंबर है। नॉर्मली मेंबर हमारे दादाजी होंगे, मम्मी पापा, दादी और भाई बहन जो भी होंगे, ये लोग जितने हैं मेंबर हैं। ये तो हो गया हमारा घर, हो गया सेल, और उसके अंदर का जितने ये लोग हैं, ये हो गए सेल के कंस्टिट्यूएंट। सेल के अंदर का जो पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स हो गए, वो हो गए। ठीक है, अब जनरली सबके घर में कमांडिंग ऑफिसर कौन होता है, दादाजी होते हैं। तो सेल के अंदर का न्यूक्लियस होता है, तो अगर आप न्यूक्लियस को आप दादाजी मान लेते हो, तो वही सबको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी सेल में भी ऐसे ही होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन इलास्टिक एंड हाईली complex structure composed of the protein and lipid. It is semi-permeable membrane containing the pores that allow the passage of the water, oxygen, CO2 and some solute in and out of the cell and play a vital role in the maintaining the homeostatic balance of the cell. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है, सेल की आउटर कवरिंग होती है। जैसे ये एनिमल सेल की बात करें तो आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट सेल की बात करें तो सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक इलास्टिक लेयर होती है जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्राइल को सेल के बाहर और सेल के अंदर आने के लिए जो अलाउ करे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, इन सबको सेल के बाहर और सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करे, उसे क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वही सेल मेम्ब्रेन होता है। इसका वाइटल रोल होता है किसमें, होम्योस्टेटिक मेंटेन करने में। जो भी हमारी बॉडी, जो भी हमारी सेल होती है, होम्योस्टेटिक मेंटेन करती है। यानी कि आपने वही आप लोगों को बताया था कल हमने कि ECF का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। अगर हमारे अंदर मेंटेन हो रहा है तो उसे इसमें ECF का कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए। उस चीज को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से जो ढका हुआ पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो भी स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें ब्रीफ जानना है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी सिंथेसिस करने का ये होता है, इसमें DNA भी होता है। इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, और इसका जो फोल्डिंग वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। इट इज द लार्जेस्ट It is the largest cytoplasmic organelles and energy house of the cell, as it consists of the enzyme which convert the chemical energy to the food nutrient in the usable energy ATP, which is the internally available for the cellular activity. तो अगर इसके बारे में जाने तो यह लार्ज साइटोप्लाज्म में जो भी हमारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं उसका एक पार्ट होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या करता है, ये जो बाहर से केमिकल एनर्जी है उसका यूज करके हायर एटीपी एनर्जी बनाता है, जो हमारे बॉडी में क्या होती है, स्टोर होती है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, वो कि एक हमारा एनर्जेटिक कंपाउंड्स होता है जो कि हमारी सेल एक्टिविटी या हमारी एक्टिविटी को प्रमोट करता है। ठीक है, एटीपी क्या होता है, एनर्जी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि एटीपी जनरेट करता है और वही हमें क्या, पावर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय द अल्टमान वन कोलिकर, यानी अल्बर्ट
वॉन कोलिकर साहब ने इसका डिस्कवरी किया था। It appears like the filamental structure in the rod shape. It consists of the oxidative enzyme which convert the chemical energy of the nutrients into the form of the ATP available for the cellular activity. The mitochondria supply 95% of the cell energy and so is the powerhouse of the shell. तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेनली काम क्या होता है कि जो बाहर से सबस्टेंस आया, केमिकल एनर्जी आया, उसका यूज करके वो एटीपी बनाए, जो कि हमारे लिए क्या होता है, एक पावर की तरह काम करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये 95% जो एनर्जी का सोर्स होता है वो कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म क्या होता है। हम लोगों ने समझा साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म हमने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में ये जो होता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और इसके पास ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बीच में जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है, चाहे इसमें सेल ऑर्गेनल्स हो चाहे लिक्विड वाला पार्ट हो, उसे क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज द रीजन लेइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। हमने बताया आपको सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन द सेल ऑर्गेनल्स लाइक द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंतर्गत बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। These are the scattered in the cytoplasm. They are the two types endoplasmic reticulum depending upon the presence or the absence of the ribosome responsible for the protein synthesis and lipid synthesis also. तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, साइटोप्लाज्म में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ होता है। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ये मेनली क्या करता है, ये सिंथेसिस का काम करता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करना। अब ये दो टाइप के होते हैं, अब इसको समझते हैं। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक और ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसा ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसपे राइबोसोम स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। अगर राइबोसोम की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाएगी तो वो क्या, कौन से लिपिड सिंथेसिस करेंगे, ये दे फॉर्म लिपिड, लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पे क्या होता है, राइबोसोम स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब राइबोसोम स्ट्रक्चर पाई जाएगी तो वे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हुए क्या, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। दे आर द माइन्यूट structure, they are the minute structure containing the enzyme that digested the removed particle which are the useless or may be harmful for the cell. Lysosome produce hydrolytic enzymes such as the phosphatase acid ribonucleases. तो लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम भी एक क्या होता है, एक माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है जो कि लेयर से घिरी होती है, यानी कि लेयर से घिरी हुई होती है। उसके अंदर क्या, बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं जो कि जो भी हमारे सेल में यूजलेस, जो भी यूजलेस पार्टिकल होते हैं या यूजलेस सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करती है, डाइजेस्ट कर जाती है और उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसे बोलते हैं लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम आल्सो इंजाइम रखता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए या लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारे एंजाइम कंटेन करता है। और इसका जो एक्टिवेशन पीएच होता है वो 5 पे होता है, याद रखिएगा। इस पे एक्टिवेशन इसका पीएच कितना होता है, 5 होता है। 5 पीएच पे ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहता है, इस पहली बात हमको आता है, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी साहब ने की थी, इसलिए इसको गोल्जी बॉडी नाम दे दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट, दे आर द डबल मेम्ब्रेन वस्कुलर चैनल व्हिच ट्रांसफर द साइटोप्लाज्म, द मेम्ब्रेन अपीयर टू द फॉर्म द फास्फोलिपिड प्रोटीन एंड द न्यूक्ली नंबर ऑफ एंजाइम्स। इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं और ये क्या बनाती है, फास्फोलिपिड बनाने का काम करती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी act as a short intercellular pump that regulates the movement of the fluid into the cell, expels the secretory product of the cell। तो ये गोल्जी बॉडीज क्या काम करती है, कुछ सेल के जो भी सिक्रीशन करना होता है सेल में वो सिक्रेटरी काम करती है और जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है। गोल्जी बॉडी सिंथेसिस द पॉलीसेकेराइड्स पार्ट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रिएशन। तो जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक से प्रोटीन निकला हुआ होता है, लिपिड होता है, उसको क्या करती है, ये पैकेजिंग का काम करती है। गोल्जी बॉडी मेनली क्या काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है और पैकेजिंग करके वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये हो गया गोल्जी बॉडी का काम। नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, दिस lies close to the nucleus and it made up of the two centriole
स्मॉल स्ट्रक्चर डेट आर द प्ले मेजर रोल इन द इनिशिएटिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का काम होता है जब हमारी सेल डिवाइड कर रही होती है, आगे हम उसको बहुत डिटेल में जानेंगे। जब हमारी सेल डिवाइड कर रही होती है तो उसमें उसका काम होता है सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, और एक को बोलते हैं हम सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल को मिलाकर क्या बनता है? सेंट्रोसोम बनता है। ये चीज याद रखिएगा, दो सेंट्रियोल को मिलाकर सेंट्रोसोम बनता है। नेक्स्ट आता है इट इन्वॉल्व बाय द porous nuclear membrane that separated it from the surrounding cytoplasm। तो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ये पाया जाता है, तो उसमें क्या होती है, ये माइन्यूट लेयर से ढका हुआ होता है। दो सेंट्रियोल होते हैं, उसको माइन्यूट लेयर से ढका होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट ब्रेक अप soon and after the mitosis is reconstituted। तो जब हमारा सेल डिवीजन हो रहा होता है तो जो सेंट्रोसोम होता है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद से जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो ये फिर एग्रीगेट कर लेता है और हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है, और सेल डिवीजन के समय ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज द वाइटल सेंटर ऑफ द सेल, इट इज कंटेन द बोथ केमिकल रिएक्शन एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे पहले अगर न्यूक्लियस हमने आपको बताया था सेल में एक तरह से दादाजी का काम करता है, क्योंकि ये कमांडिंग का काम करता है। न्यूक्लियस होता है कमांडिंग काम करता है। न्यूक्लियस के ऊपर जो पाई जाती है लेयर उसे बोलते हैं न्यूक्लियस पोर बोलते हैं। और न्यूक्लियस पोर तो यहाँ तक हो गया, न्यूक्लियस पोर खत्म हो गया। अब इसमें आता है डीएनए मटेरियल पाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है? डीएनए मटेरियल पाया जाता है जो कि हमारे जेनेटिक कंट्रोल को रेगुलेट करता है, जेनेटिक कंट्रोल रेगुलेट करता है। जैसे कि हमारे मतलब कि फादर से चिल्ड्रन में जो कौन सा करेक्टर जाएगा कौन सा करेक्टर नहीं जाएगा वो किसके थ्रू होता है? मेनली डीएनए के थ्रू होता है। तो इसके बारे में भी आप डिटेल जानेंगे किसमें? जब आपको सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा, सेल डिवीजन के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें आपको डिटेल आएगा कि ये डीएनए होता क्या है और इसका कैसे वर्क किया जाए, इसका वर्क क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? तो दे आर द माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस एंड द अपीयर एज द मास ऑफ द डार्कली स्टैंड मटेरियल कॉल्ड द क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम पे ही हम मानते हैं डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। तो ये क्या होता है? थ्रेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन बोलते हैं। सबसे पहले इसको क्रोमेटिन बोला था किसने? फ्लेमिंग साहब ने बोला था। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्रोमेटिन बोला था। उन्होंने एक डाई थी, डार्क डाई थी, उसी द्वारा उसको स्टैंड किया था। ठीक है, उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर पासेस फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या होता है? पास आउट होता है। ठीक है, तो वो फादर से चिल्ड्रन में या मदर से चिल्ड्रन में पास हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम क्या? क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ तक आपका पूरा खत्म होता है। जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल में, उसको हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल जंक्शन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट होता है। तो यहाँ तक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये डिफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ तक लगभग कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट हम डिफॉर्म के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और सेल जंक्शन है, कभी कभी ये सारे क्वेश्चन डिफॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं, डिप्लोमा में भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जितने भी सेल के ये टॉपिक है ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।